नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और इस वक्त बड़ा सवाल नए संसद के उद्घाटन को लेकर है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर जो है वो सियासत अपनी तरह से कर रही हैं। इस बीच नई संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें जो है वो तनी हुई हैं। जहां रविवार को होने वाले समारोह को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, वहीं राजनीति भी यहां पर जोर पकड़ चुकी है। 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। वहीं समारोह में शामिल होने वाले दलों की संख्या 25 हो गई है। इसमें एनडीए में शामिल 18 दलों के साथ 7 गैर एनडीए दल भी इनके साथ हैं। इसमें शिरकत करने के लिए वो जो है शामिल होंगे। इसमें These are politically, they wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. I wanted to ask them, even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they're boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. All these things only to divert the people attention and to get some vote from some certain section of the society. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। इस बीच आप देखिए, कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के इस्तेमाल को बीजेपी आरएसएस की कोरी गप बताया है। उसके मुताबिक इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि इसमें क्या हैरत है कि नई संसद का अनुष्ठान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टिपिकल झूठी कहानियों से किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस के उपहासकारों की पोल एक बार फिर अधिकतम दावे न्यूनतम सबूत के साथ खुल गई है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड का उल्लेख माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू द्वारा किसी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता। इस तरह के सारे दावे सीधे शब्दों में बस बोगस हैं, पूरी तरह व्हाट्सएप में डूबे रहने वालों और अब मीडिया में ढोल बजाने वालों के दिमाग में गड़े गए हैं। अटूट विश्वसनीयता रखने वाले राजाजी के 2 विद्वानों ने इस पर हैरत जताई है। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति से कांग्रेस नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। अधिनम के इतिहास को कांग्रेस झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार ने खास तैयारियां की हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आप देखिए, नया सिक्का जो है वो जारी होगा इसके लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको जारी करेंगे। 75 रुपए का यह नया सिक्का होगा। समारोह को अविस्मरणीय बनाने के लिए यह सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा और सिक्के पर संसद भवन का चित्र होगा। सिक्के पर हिंदी में संसद संकुल, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। सिक्के पर अशोक चिन्ह भी होगा और हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया इस पर लिखा होगा। वहीं कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 9 सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। मैं ये 9 सवाल
अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं? भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं, उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन उनका रेवेन्यू, 7,000 करोड़। उसमें कितनों को नौकरी मिल रही है? मैंने मोबाइल की बात आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई। आप 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं हमारे बिहार में। दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और दोकोलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल कॉन्क्लेव की तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना प्रसारण मंत्रालय इसको आयोजित करेगा। इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री करेंगे और इसमें 3 ब्रेकआउट सेशन जो है वो होंगे। समाज के गणमान्य व्यक्ति, बॉलीवुड स्टार इसमें हिस्सा लेंगे और सरकार के, आपको बताएं, 9 साल की उपलब्धियों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत का विषय नहीं है, इसलिए इस मामले में दखल नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं और संसद का भी अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला किया वो गलत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में बहिष्कार करने का उन्होंने फैसला किया है। इस बैठक का गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका ये कहना है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, केजरीवाल की नाराजगी काफी वक्त से जो है वो देखने को मिल रही है इस अध्यादेश को लेकर। अब इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला उन्होंने किया है, ये चिट्ठी भी लिखी है। क्या कुछ वो कहते हैं इस चिट्ठी में? देखिए ताबिश, इसमें कहा तो ये जा रहा है कि क्योंकि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है कि 8 साल लंबी लड़ाई लड़ी दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया, तो केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री ने उस फैसले को अध्यादेश लाकर
पलट दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को प्रधानमंत्री ही नहीं मानेंगे तो फिर न्याय कहां से मिलेगा, कहां दिल्ली वाले जाएंगे। तो कहा तो ये जा रहा है कि इसकी वजह से लोगों ने उनसे कहा है कि बैठक में ना जाएं, तो इसलिए वो बैठक में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये एक ताबिश बड़ी तस्वीर है कि ये कहा जाए कि इसके बहाने एक बड़ी तस्वीर बन रही है, वो ये है कि 2024 की जो लड़ाई है उसकी जो है रणनीति तैयार हो रही है। न सिर्फ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है। भगवंत मान भी ये कह चुके हैं कि पंजाब के हितों की अनदेखी हो रही है, वो भी नहीं जा रहे हैं। कुछ और राज्य जो हैं, जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं, वो भी ये कह चुके हैं। और ये भी है साथ में कि इसके बहाने जो विपक्ष के साथ में एकजुट हो रहे हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है। तो इस बैठक का बहिष्कार करके एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष एकजुट हो रहा है उसका भी संदेश दिया जा रहा है कि कैसे विपक्ष जो है वो सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। और अब सरकार के साथ जो बैठकें होती हैं वो भी नहीं हो रही हैं, जबकि इससे पहले हुआ करती थी और लगभग ऐसी बात रहा करती थी। लेकिन अब अगर ये हो रहा है तो समझना चाहिए कि 2024 के चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इन बैठकों पर भी असर डाल रहे हैं और इनके जरिए ही जो है संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शरद, जाहिर है संदेश देने की कोशिश अब की जा रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं और तमाम पार्टियां जो है अपनी बात पुरजोर तरीके से रखना भी चाहती हैं। इस सब को देखते हुए आप रहिए हमारे साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में हुए रेनोवेशन की अब बात करते हैं। इस मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच की है और रिपोर्ट दिल्ली के एलजी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग प्लान मंजूरी के बिना सीएम हाउस में जो है वो निर्माण हुआ। सीएम हाउस के रेनोवेशन पर करीब 52 करोड़ रुपए खर्च हुए और सीएम हाउस पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए कैंप हाउस निर्माण पर जो है खर्च हुए और 19 करोड़ 22 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए यहाँ पर हाउस निर्माण पर। तो रिपोर्ट में अब देखिए माना गया है कि सीएम हाउस बहुत पुराना था, 1942-43 में बना था। रिपोर्ट के मुताबिक पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की सिफारिश पर नया बंगला बनाया गया है। सीएम हाउस के रेनोवेशन पर बनी विजिलेंस की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि सीएम की छवि खराब करने की नाकाम कोशिश हुई। अब बीजेपी सीएम आवास को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं जिसे अपराध कहा जा सके। सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, इसलिए सीएम केजरीवाल के पीछे सभी एजेंसियों को लगा दिया गया है। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, इस रिपोर्ट को जरा समझाइए आप और अब इसके बाद ये मामला जो है वो कहाँ ठहरता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दे के तौर पर जो है इसको देखा गया था। देखिए, ये रिपोर्ट ऐसी है जिसके आधार पर बीजेपी अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ सकती है। जो बात बीजेपी के पक्ष में जा रही है, जो बीजेपी उठा रही है, उठाएगी, वो ये है कि इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला, ये जो पीडब्ल्यूडी की जो बिल्डिंग कमेटी थी उसकी मंजूरी नहीं ली गई और उसके बिना ही ये निर्माण किया गया, ये अनियमितता की बात इसके अंदर कही गई है। दूसरा, इसके अंदर यह बात कही गई है कि शुरुआती आकलन जो था वो ये था कि 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन अलग समय समय पर अलग अलग तरह के इसमें बदलाव हुए, जिसकी वजह से जो कीमत है वो 52 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, जिसमें 33 करोड़ के आसपास जो मुख्य आवास है वो और करीब 19 करोड़ के आसपास जो कैंप ऑफिस होता है उस पर खर्च हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो घर होता है वो घर के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर घर भी होता है और दफ्तर भी होता है। तो इस तरह से जो है 52 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो इसलिए इस तरह से बीजेपी निशाना साध रही है कि जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि सादगी से रहेंगे और वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, उन्होंने अपने मकान निर्माण में 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं आम आदमी पार्टी जो है इस बात को उठा रही है कि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसके अंदर कुछ गलत किया गया है। इसके अंदर अनियमितता की तो बात की गई है, लेकिन अनियमितता जो होती है वो करप्शन हो भी सकता है, नहीं भी, उसकी आगे जब जांच होती है तब पता चलता है। फिलहाल अनियमितता की यहां बात की गई है और यह भी इसके अंदर कहा गया है, माना गया है कि 2019 का जो सीपीडब्ल्यूडी का मैनुअल है वो ये कहता है कि जिस तरह का यह मकान था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसकी उम्र 1997 में ही खत्म हो गई थी। 1942-43 का मकान बना हुआ था। तो जो मकान बनवाया गया है अलग से, उसको इसमें माना गया है कि हाँ ये ठीक था, ये लोड नहीं ले सकता था और एडिशनल इसमें निर्माण नहीं हो सकता था। इसलिए जो इंजीनियर्स ने जो बात कही कि अलग से आप स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, इसमें नहीं बन सकता है,
तो उसको इसमें सही ठहराया गया है। तो अब आगे ये देखना है ताबिश इसमें कि अभी तक की जो विजिलेंस की रिपोर्ट आती रही है इससे पहले भी, चाहे वो एक्साइज मामले की हो, चाहे वो फीडबैक यूनिट मामले की हो, उसके आधार पर उपराज्यपाल जो हैं वो निर्देश देकर आगे की कार्रवाई करते रहे हैं। लेकिन क्या इस मामले में भी ऐसा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी या सरकार, दिल्ली सरकार इस पे कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन इस मामले के अंदर से दिल्ली सरकार ने कहना शुरू किया है कि उपराज्यपाल के पास जानकारी लेने का तो अधिकार है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई लेने की पावर संविधान ने उनको नहीं दी है। और खासतौर से अब जब 11 मई का जो आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके मद्देनजर क्या उपराज्यपाल इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे, ये हम आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अच्छा शरद, अब इसको हम यहाँ पर ऐसे समझें कि क्योंकि ये भी है रिपोर्ट में कि मकान जो है वो काफ़ी पुराना था, 42-47 में ये बना था, तो गैर ज़रूरी था क्या ये खर्चा करना? इसका जवाब तो शायद यहाँ पर मिल जाता है कि पुरानी बिल्डिंग थी तो बनाया गया इसको, लेकिन बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना जो है इसको बनाया गया, क्या ये सही है, बनाया जा सकता है या फिर लेनी चाहिए थी? यहाँ पर ये बड़ा सवाल हो जाएगा। ताबिश, इस पर कोई स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि आमतौर पे जो दिल्ली में बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल होता है वो एमसीडी से लेना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लैंड ओनिंग एजेंसी जो थी वो पीडब्ल्यूडी थी, सरकार का ही विभाग है, तो और पीडब्ल्यूडी ही कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो क्या जब पीडब्ल्यूडी खुद कंस्ट्रक्शन कर रही है तो क्या अगर उसने ये बिल्डिंग कमेटी की अप्रूवल नहीं ली है तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आएगा? क्या ये लेना जरूरी था? तो ये असल में जो अभी रिपोर्ट आई है, जिस अधिकारी ने ये बनाई है उसने अपने व्यू के हिसाब से इसको रखा है। आगे इसको और इसका आकलन होता है और उसके आधार पर देखा जाता है कि क्या ये जो ये प्राइमा फेसाई रिपोर्ट आई है, ये अभी तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या माना जाए इसको, कि जो अभी दिया गया है, क्या ये वाकई इतना बड़ा फॉल्ट हो सकता है? क्या ये वाकई मंजूरी लेनी जरूरी थी जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है? तो इसका जब परीक्षण होगा, आगे इसका आकलन होगा, तब पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से इतना जरूर कह सकते हैं कि रिपोर्ट में अनियमितता की बात की गई है, भ्रष्टाचार की बात इसके अंदर नहीं कही गई है। शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो अब इस रिपोर्ट को आगे देखा जाएगा, इस पर किस तरीके से चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। फिलहाल एक और खबर के बारे में आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो दी है और 6 हफ्तों के लिए शर्तों के साथ उनको जो है वो जमानत मिली है। अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे वो, गवाहों को प्रभावित नहीं करने, दिल्ली नहीं छोड़ने की शर्त जो है वो है, मीडिया में बयान नहीं देने की भी शर्त है और 10 जुलाई को इलाज की रिपोर्ट कोर्ट में इन्हें दाखिल करनी होगी। 11 जुलाई को अब अगली सुनवाई जो है वो इस मामले में होगी। वो जेल में ही हैं, उनका ये बेल जेल से अलग नहीं है। चूंकि उनकी तबीयत खराब होने की बात आई तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको अस्पताल में जाने की अनुमति दी गई है और हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि जो बीमार है उसका इलाज तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस दौरान सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसा डिसीजन कोर्ट ने लिया है और हम किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के विरोधी नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहाने के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य के एक फूड अफसर राजेश विश्वास सोमवार को छुट्टी मनाने कांकेर के खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे। सेल्फी लेने के दौरान उनका फोन गहरे पानी में गिर गया। पहले तो गोताखोर के जरिए फोन निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब इसमें सफलता नहीं मिली तो 3 दिन तक लगातार पंप लगाकर पानी निकाला गया। आरोपी फूड अफसर राजेश विश्वास का कहना है कि जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने उन्हें कहा था कि इस पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए 5 फुट तक पानी निकाला जा सकता है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि 5 फुट से ज्यादा पानी निकाला गया है। पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है, तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। चूंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया सर, तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। तो वो सोच रख के मैं अपना मोबाइल
कहीं ना कहीं इनके कहने की यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की, एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास। उसके बाद मेरा मोबाइल फोन यहाँ से निकल गया। तो 1 लाख का नहीं है वो, सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन कोई मैक्स प्रो करके कुछ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैमसंग का मोबाइल है, S23 है। बीजेपी नेता रमन सिंह ने ट्वीट करके बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। आज भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं अधिकारी अपने मोबाइल के लिए लगभग 21 लाख लीटर पानी बहा रहे हैं। इतने में 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, काफी हैरान करने वाली खबर है ये, और जिस तरह की प्रतिक्रिया हमने इनकी देखी उससे लगता नहीं इनको कोई अफसोस है इसका। देखिए ताबिश, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुबह में जब कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था रायपुर में ये सवाल, तो उन्होंने कहा था कि मीडिया के जरिए उनको पता लगा है, और अब सरकार इस बात का श्रेय लेने में जुटी है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन 3 दिनों तक आप ये समझिए कि जगदलपुर जो बस्तर का जिला मुख्यालय है, वहाँ रोजाना जो पीने का पानी लगता है वो लगभग 16 MLD लगता है। जो राजधानी रायपुर है वहाँ लगभग 270 MLD पानी खर्च होता है। जो भोपाल जैसा बड़ा शहर है वहाँ लगभग 5,000 लाख लीटर पानी लगता है रोज़ाना पीने के लिए। ऐसे में 21 लाख लीटर पानी एक लखटकिया मोबाइल के लिए बहा दिया गया। 3 दिन तक वो पानी बहता रहा, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जब मीडिया में ये खबर चली है उसके बाद जाकर उस अधिकारी का निलंबन किया गया है, और जिस सिंचाई विभाग के जिस अधिकारी ने इसकी मौखिक इजाज़त दी थी उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इससे वो 21 लाख लीटर पानी वापस आएगा? ग्रामीण वहाँ के बड़े सीधे हैं, उन्होंने साफ कहा कि उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। बड़ी मशीनें लगाई गई, पंप लगाया गया और पानी बहता रहा। लेकिन क्या जिम्मेदारों का ये दायित्व नहीं था कि उस बहाव को रोका जाए, खास करके गर्मी के मौसम में? वैसे बहुत सूखा इलाका नहीं है बस्तर का, लेकिन फिर भी पानी की दिक्कत होती है। कई जगहों पर देखिए नल का पानी तो वहाँ है नहीं, लोगों को दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है। ऐसे में ये पानी न सिर्फ सिंचाई के काम में आता, लगभग 1,500 वहीं पर लोग बता रहे हैं एकड़ में सिंचाई हो सकती थी, बल्कि मवेशी भी वहाँ पर पानी पीते थे। ऐसे में सब पानी से वंचित हो गए। एक अफसर की जो उसने अब चूंकि वो सस्पेंड कर दिया है कलेक्टर ने उसको, दूसरे पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन एक साथ श्रेय किसी सरकार या प्रशासन को नहीं मिलना चाहिए। ये तारीख में उनकी नाकामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अब वो पानी वापस नहीं आएगा। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक मोबाइल को सिर्फ ढूंढने के लिए पानी की बर्बादी यहाँ की गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ नई संसद की, जो जिसका उद्घाटन जो है वो होना है। उसकी तस्वीरें भी अब आप सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, खास तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत जो है वो ये नई संसद लग रही है। अब एक एक करके जो तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं उसमें आप देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से जो है इस नई संसद को यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि एक तरफ तो ये नई संसद जो है वो काफ़ी कम वक्त में बन के अब तैयार हुई है और इसका उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसको लेकर सियासत भी एक तरह से ज़ोरों से हो रही है। विपक्षी पार्टियां जो हैं उद्घाटन समारोह में उसका बहिष्कार कर रही हैं, उसमें आने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ पार्टियां हैं जो सरकार का समर्थन भी इस मामले पे कर रही हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस नई संसद की धीरे धीरे आई हैं अब तक, वो भी आप देखिए, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी संसद से किस तरह अलग है, काफ़ी अलग है। और आधुनिकता के साथ साथ जो सुंदरता है उसके अंदर ऐतिहासिक चीज़ें भी इसके अंदर जोड़ी गई हैं, और कुछ इस तरह का नज़ारा इस नई संसद में आपको देखने को मिलेगा। ख़ास बात ये भी है यहाँ पर कि जो पुरानी संसद है उसके मुकाबले में यहाँ पर सांसदों के बैठने की जगह ज़्यादा है, ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जब संख्या बढ़ेगी
डिलिमिटेशन के बाद, तो उसके बाद ज़्यादा सांसदों के लिए बैठने की जगह की ज़रूरत होती, तो वो सब इंतज़ाम यहाँ पर इस नई संसद में किए गए हैं। और ये कुछ तस्वीर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, ये जो तस्वीर है ये लोकसभा की तस्वीर है। ग्रीन कारपेट जो है वो लोकसभा में होती है, और जैसा आपने कहा कि लोकसभा में 534-35 जो सीट हैं वो होती हैं अभी तक, लेकिन अब ये सीटें जो है ज़्यादा बढ़ा करके बनाई गई है भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और ये राज्यसभा जहाँ पर कि लाल कारपेट होता है, तो ये जो है नई संसद भवन के नए लोकसभा और नए राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 245 लोगों के बैठने की पहले पुराने संसद भवन में व्यवस्था थी, और इसमें भी संख्या बढ़ाई गई है भविष्य को लेकर के आगे यदि जरूरत पड़ती है तो। और कोविड के बाद बहुत कुछ सीखा भारतीय संसद ने भी कि किस तरह से अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग समय में यदि जरूरत पड़ी तो आधे मेंबर लोकसभा के एक समय में राज्यसभा में भी बैठते थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो है करके इस पार्लियामेंट को बनाया गया है। और ये राज्यसभा की नई राज्यसभा की तस्वीर आप कह सकते हैं कि ताबीज़ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बाबा, काफ़ी भव्य लग रहा है ये दोनों ही हॉल जो तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये स्पीकर के बैठने की जो जगह है इसको भी खास जो है वो डिज़ाइन दिया गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से जो दोनों हाउस में यदि हम लोकसभा की बात करें तो स्पीकर यानी अध्यक्ष का जो आसन होता है वो सबसे ऊपर होता है, और उसके नीचे जो आप एक देख रहे हैं गोल सी जो डेस्क बनी है, यहाँ पे जो है कर्मचारी बैठते हैं, सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं। और इसके बाद जो है फ्रंट रो में जो है एक तरफ जो है सत्ता पक्ष के सांसद बैठते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री और सारे मिनिस्टर्स हैं। दूसरी तरफ जो है स्पीकर के दाहिनी तरफ जो है वो सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री और बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। और बाईं तरफ जो है जो स्पीकर का यदि जैसे हम बैठे हैं उस लिहाज से कहें तो उसके तरफ बाईं तरफ जो है विपक्ष के लोग बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, विपक्षी दल बैठता है। और ये आपको जो है अशोक चक्र जो है उनके आसन के ऊपर जो है वो लगाया गया वो है। और ये जो है प्रांगण जिसको आप कहते हैं वो जो है हम लोगों को दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 मंजिला इमारत है, ये नई इमारत बनी है, रिकॉर्ड समय में बनी है। और ये आप तस्वीर नए और पुराने दोनों संसद की देख रहे हैं। बिल्कुल, जो पुरानी संसद है उसके नज़दीक ही ये इमारत है, नई इमारत है, 4 मंजिला है जैसे कि पावा भी बता रहे थे। और ये जो तस्वीरें यहाँ से आई हैं दोनों सदनों की, आप देख सकते हैं कितना भव्य जो है ये देखने में दोनों हॉल यहाँ पर लग रहे हैं। और यहाँ पर हम स्क्रीन भी देख रहे हैं बाबा, जो स्पीकर के बैठने की जगह है उसके दोनों तरफ दिख रही हैं। और जैसे कि आपने भी बताया भी कि कोरोना के वक्त के बाद काफ़ी कुछ बदला है, और जो सांसद हैं उनकी बैठने की जगह पर भी जो है वो स्क्रीन में कहीं देख रहा था दिख रही थी, यानी पेपरलेस जो है कार्रवाई हो सके इसका भी शायद ध्यान यहाँ पर रखा गया। जी हाँ, संसद जो है वो पेपरलेस हो चुकी है। पहले जो है हमें याद है कि क्वेश्चन आवर होने के बाद हमें एक बंडल मिलता था जो सवाल पूछे जाते थे, ये या जिन सवालों के लिखित में जवाब दिए जाते थे वो सारे जो है वो कागज मिलते थे, तो हम कागज लेके आते थे, ढूंढते थे। अब सब कुछ जो है कंप्यूटर पे है, सब कुछ सवाल जवाब, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, जितनी भी कमेटी है संसद की, तो उस लिहाज से बनाया गया है। ये सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे ढंग से है कि जो थोड़ी स्पेस भी दी गई है कि आदमी जो है सांसद महोदय जो है वो कंफर्टेबली बैठे हाउस में, और उसको लेकर के ये पूरी व्यवस्था की गई है। नए सारे सिस्टम्स जो है वो वहाँ पर लगाए गए हैं। यदि आप देखेंगे तो जो एक स्पीकर साहब जहाँ बैठते हैं उसके पास 2 स्क्रीन आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये स्क्रीन जो है वो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे जब कभी वोटिंग होती है, तो वोटिंग की जो गणना होती है वो जो है बटन दबाया जाता है, दोनों हाथ से बटन दबाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी डेस्क में होती है। दोनों हाथ से इसलिए बटन दबाना पड़ता है क्योंकि आप किसी दूसरे का एक हाथ फ्री रहेगा तो दूसरे का ना कर दें, उसके लिए 2 बटन एक साथ दबाने होते हैं। 10 सेकंड तक एक आवाज निकलती है, उसके बाद वो जो है वो वोटिंग रजिस्टर होता है। तो वो 2 टेलीविजन जो है उसके लिए भी है जहां पर कि वो सारी जो है रिजल्ट आते हैं। तो ये लोकसभा की तस्वीर है, आप टॉप एंगल शॉट देख रहे हैं। ये काफी जो है ये गैलरी है आप कह सकते हैं जहां से कि अलग अलग दरवाजे होते हैं जहां से कि सांसद आते हैं या फिर जब उनको जाना होता है तो। और ये जो है तस्वीर जो है लोकसभा की थी, अब ये राज्यसभा की तस्वीर आप देखिए।
तो ये तो बाबा राज्यसभा और लोकसभा की तस्वीरें हमने यहाँ पर देख ली, जो नई संसद है उसके अंदर यहाँ बन रही हैं, और एक जब जॉइंट सेशन होता है उसके लिए हॉल जो है उसको भी तैयार यहाँ पर किया गया होगा। लेकिन पुरानी संसद के मुकाबले इसको देखें तो वहाँ पर ये भी बताया गया कि वहाँ बैठने के लिए सांसदों के कमरे जो हैं वो उनकी भी ज़रूरत थी, तो वो भी इंतजाम इसमें है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। हर सांसद के लिए एक छोटा कमरा जो है वो होगा, उनका एक छोटा सेक्रेटेरिएट आप कह सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। ढेर सारे कमेटी होते हैं, यदि आप देखेंगे पार्लियामेंट फंक्शनिंग में, लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी। तो अभी आधा काम क्या होता था, एनेक्सी भवन में होता था, मतलब आप जो संसद भवन है उसके रोड पार करके जो आप उधर जाते हैं तो एनेक्सी है, उसमें ये सारा काम होता है। अब ये सारा जो है इकट्ठे एक जगह ही होगा, जिसमें कमेटी के दफ्तर होंगे, उसके भी मेंबर होते हैं, सांसद उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। तो हर जगह हर चीज़ों को एक जगह करके सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई और ये सारी व्यवस्था की गई। अभी जो संसद थी उसमें 3 फ्लोर थे, लोगों को ये इतना मालूम नहीं है। दूसरा फ्लोर भी था और वो एक पुराना होने की वजह से उतना काम में नहीं आ रहा था, बहुत चीजें बदलने की जरूरत थी, बहुत बिल्डिंग पुरानी हो गई थी। तो ये जो नई संसद बनी है इसमें इन सारी चीजों का ख्याल रखा गया कि आगे कई वर्षों तक जो है इसको उपयोग किया जाए और आगे जो भी आवश्यकता होगी उस अनुसार जो है इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। इतनी जगह जो है अधिक कमरे व्यवस्था की गई है जिससे कि सारा काम सुचारू ढंग से एक ही बिल्डिंग में हो सके। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, जो ऊपर से तस्वीर ली गई है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन में भी फ़र्क है और बिल्कुल नज़दीक में नई संसद जो है वो है पुरानी संसद के। और ये लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें जो यहाँ पे सामने आई हैं उनके ज़रिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अब ये जो नई संसद में राज्यसभा और लोकसभा हैं वो दिखेंगी। यहाँ पर सीट्स के अरेंजमेंट आप देखिए, रंगों के ज़रिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को जो है वो यहाँ पर इन तस्वीरों के ज़रिए दिखाया गया है। तो काफ़ी भव्य है, तमाम चीज़ों के आप न सिर्फ सीटिंग के अरेंजमेंट आप देखिए, न सिर्फ पीछे की जो वॉल जहाँ पर स्पीकर बैठते हैं वो, बल्कि ऊपर की जो छत है उसको भी यहाँ पर ख़ास तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और बाबा यहाँ पर हर एक चीज़ में जो विरासत रही है उस सब को दर्शाने की कोशिश है, डिज़ाइन से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर इस नई संसद की। निश्चित रूप से एक एक चीज़ जो है हर देश के कोने कोने से इकट्ठा की गई है यहाँ पर, और इन सब की झलक आपको रविवार को सुबह मिलेगी जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, इस दोनों कक्ष का, जो आप कहें लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये जो है टाइमलाइन हम दिखा रहे हैं, सुबह 7 बजे जो है पूजा की जाएगी और 7:30 बजे महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास पंडाल में पूजा की जाएगी और उसके बाद जो है 8:30 बजे दोनों सदनों का अवलोकन होगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ पर अवलोकन किया जाएगा। लोकसभा के चैम्बर में कार्यक्रम होगा, ये उद्घाटन का 9 बजे आप देख सकते हैं। संसद लॉबी में प्रार्थना सभा की जाएगी, 9:30 बजे होगी। ये जो है पूरे कार्यक्रम की लिस्ट है और रविवार को आप ये सब कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इस नई संसद के इस नज़ारे, इन तस्वीरों के साथ आपको यहाँ पर छोड़ जाते हैं, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।